ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमने पढ़ना था लॉ ऑफ मास एक्शन। आपको पता है कल मैंने इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टीज पढ़ाई, तो बार बार अपना नाम बताना मैं ये भी नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो, लेकिन आपको मेरा लेवल पता होना चाहिए। अच्छा क्या देखना भी पता चलता है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या पढ़ने लगे आज हम? लॉ ऑफ मास एक्शन। जरा गौर से इस चीज को हम स्टडी करते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन, इसका नाम ही इसकी डेफिनेशन बता रहा है कि मास जो है वो किस तरह एक्ट करता है, उसका लॉ है। अच्छा, ये गुलबर्ग और वैग ने पेश किया था। अब आप कहेंगे कि सर ने इसको गुलबर्ग कहा है, गुल्डबर्ग क्यों नहीं कहा? तो इसमें डी साइलेंट है, और जो डी साइलेंट है उसमें मेरा कोई कसूर नहीं। अच्छा, तो लॉ ऑफ मास एक्शन जो है ये आपकी बुक के मुताबिक 1869 में पेश हुआ। बुक पे लिखा है, ये बुक मिस्टेक है, इसको कहते हैं लेवल। अच्छा, तो ये बुक मिस्टेक है, लेकिन आप अगर एमसीक्यू आ जाए तो यही लगाएंगे। वैसे ये 1864 में हुआ है। लॉ ऑफ मास एक्शन जो है ये 1864 में पेश हुआ है, लेकिन चूंकि ये बुक पे नहीं लिखा, असल ये है, तो वैसे ही आपको इंफॉर्मेशन दे दूं। तो मैथ कैसे एक्ट करता है इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा, और ये बताऊंगा कि पेपर में कैसे लिखना है, एज इट इज जैसे मैं लिखने लगा हूं। देखो, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जी प्रपोज किसने किया है। फिर अगर हम इसकी यहां पे हेडिंग बना लें डेफिनेशन की, तो सिंपल डेफिनेशन है। थोड़ी सी मैं बुक से सिंपल करना चाहता हूं, बुक से भी सिंपल, कि रेट एट विच सब्सटेंसेस रिएक्ट्स, अशिया के रिएक्ट करने का रेट उनके जो एक्टिव मासेस हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब दूसरी बार मैं रिपीट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो भी पीछे जा सकती है, ठीक है। तो द रेट एट विच सब्सटेंसेस रिएक्ट्स, द रेट एट विच सब्सटेंसेस रिएक्ट्स is directly proportional to the active masses of reacting species, कि जो अशिया रिएक्शन कर रही हैं उन अशिया के रिएक्ट करने का रेट उनके एक्टिव मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब एक्टिव मैसेज क्या है वो नहीं हमें पता। एक्टिव मैसेज है वो वाले मैसेज जो अंडर एक्टिविटी हैं, जो एक्ट कर रहे हैं, जो रिएक्शन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, बल्कि इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं कि जी मोलर कंसंट्रेशंस को कहते हैं एक्टिव मास। किसको कहते हैं? मोलर कंसंट्रेशंस को। अच्छा, एक्टिव मास का यूनिट भी देख लेते हैं कि एक्टिव मास जो है इसका यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और यूनिट के बाद अगर हम इसका सिंबल भी कर लें तो इसके सिंबल में बेटा हम ये पढ़ेंगे कि इसके सिंबल, इसको स्क्वायर ब्रैकेट से जाहिर कर दें। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं फर्दर। अब इसको फर्दर एक्सप्लेन करने लगे, इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं एक फर्जी रिएक्शन से, और वो फर्जी रिएक्शन में लिखने लगा हूं इधर। सपोज हमने किया है कि हमारे पास एक रिएक्शन है A प्लस बी, उससे बनता है C प्लस डी। अब A प्लस बी ये दो जो है ये रिएक्टेंट्स हैं और C और D प्रोडक्ट्स हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, कि लॉ ऑफ मास एक्शन जो है उसके मुताबिक क्या होगा। लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक, इस लॉ के मुताबिक अशिया के रिएक्ट करने का रेट उनके एक्टिव मासेस के हासिले ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितनी प्रोडक्ट्स ज्यादा होगी उतना फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा। इसी तरह जितने रिएक्टेंट्स ज्यादा होंगे उतना रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, और जितने प्रोडक्ट्स ज्यादा होंगे उतना रिएक्शन रिवर्स होगा। तो इस तरह हम कह देते हैं कि रेट
फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ए और बी के एक्टिव मास के, ए और बी के एक्टिव मास के, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख। इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट्स के एक्टिव मास के। तो प्रोडक्ट्स हैं सी और डी। अगर हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एज इट इज रहने दें, इसको खत्म करें, कांस्टेंट लगाएं, ए और बी आ जाएगा। सिमिलरली इधर भी कांस्टेंट लगाया और सी और डी आ जाएगा। ये जो कांस्टेंट है दोनों, एक फॉरवर्ड के लिए एक रिवर्स के लिए, तो जो फॉरवर्ड के लिए है उसको हमने डिफरेंशिएट करने के लिए केएफ कर दिया और रिवर्स के लिए केआर कर दिया। केएफ जो है ये है फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, और केआर जो है ये रिवर्स रेट कांस्टेंट। बात समझ रहे? मुझे लगता है बोरियत होने लगी। ये बोरियत नहीं होनी चाहिए, चूंकि ये पढ़ना ज्यादा अहम है मेरे ख्याल से, तो इधर थोड़ा सा कंसंट्रेशन रहे। लेक्चर मेरा कोई भी 10 मिनट से ज्यादा नहीं। अच्छा खैर, ये फॉरवर्ड और रिवर्स रेट कांस्टेंट और मैंने लिख दिए। हम सबको पता है, मैंने ये बार बार कहा है, मुझे ये याद आ गया कि मैंने कम से कम ये अपने लेक्चर्स में को 15 बार अभी तक कह दिया है कि इक्विलिब्रियम वो हालत है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो जब इक्विलिब्रियम आएगी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इसके बराबर हो जाएगी, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू ऊपर लिखिए, केएफ ए और बी। इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की लिखिए, केआर सी और डी। अगर हम सेम चीजें सेम साइड पे कर लें, सेम नेचर की जो है, जैसे ये जो केआर है उसको केएफ के नीचे लें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो केएफ ओवर केआर ये बराबर हो जाएगा सीडी ओवर ये ए बी इसके नीचे आ जाएगा। और ये बात हमेशा याद रखनी है, बल्कि आज एकेडमी में टेस्ट था तो वहां पे ये एमसीक्यू भी मैंने दिया कि केएफ और केआर की जो रेशियो है ना ये बराबर होती है केसी की। तो केसी जो है वो बराबर आ जाएगा, मैं ऊपर ही लिख देता हूं कि ये केसी के बराबर है ना, तो केसी लास्ट पे बराबर आ गया प्रोडक्ट्स के एक्टिव मास के और रिएक्टेंट्स के एक्टिव मास के। तो ये बात को जरा समझना है आपने गौर से कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स इस तरह होते हैं कि प्रोडक्ट्स ऊपर और रिएक्टेंट्स नीचे। इसको जरा मैं थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूं कि प्रोडक्ट्स ऊपर और रिएक्टेंट्स नीचे, तो मजीद क्लियर कर लेते हैं। देखिए, प्रोडक्ट के एक्टिव मास ऊपर और रिएक्टेंट के एक्टिव मास नीचे। तो यहां तक अगर कोई क्वेश्चन हुआ वो नीचे बता दीजिएगा, वो हम शॉर्ट्स में आपको उसका जवाब दे देंगे। तो ये है लॉ ऑफ मास एक्शन, खत्म हो गया लॉ ऑफ मास एक्शन, खुश हो जाए हम। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन इस रिएक्शन के लिए है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स 0, नंबर ऑफ मोल्स 0। लेकिन अगर नंबर ऑफ मोल्स 0 ना हो, फर्ज करें ए के नंबर ऑफ मोल्स है स्मॉल ए, बी के नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल बी, सी के नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल सी और डी के स्मॉल डी, यानी कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के कुछ नंबर ऑफ मोल्स भी हैं, तो क्या होगा? तो सिर्फ ये होगा कि ये वाले जो एक्सपोनेंट्स हैं, एक्सपोनेंट्स ये पावर में लिख देंगे। जैसे ये a का एक्सपोनेंट स्मॉल a है जो इसके ऊपर आ गया, b का b के ऊपर, इस तरह a b, ठीक है। इस तरह इनके c के नंबर ऑफ मोल्स क्या थे, c और d के d, तो इसके ऊपर, तो इसी तरह ये इधर नीचे आ जाएंगे, इस तरह ये सी डी ए बी, और इसी तरह इधर सी डी ए और बी। तो ये दो तरह की हमने पढ़ ली लॉ ऑफ मास एक्शन के, जब नंबर ऑफ मोल्स यूनिटी है और जब कुछ नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन कंप्लीट हो गया। जिस बच्चे को लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं आता ये उसको भेजें ताकि वो याद करे इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में 2 लोग हैं, 2 में से एक बोर्ड के पेपर में आता है और उन 2 में से एक लोग मैंने आपको पढ़ा दिया। तो चैनल को मैक्सिमम ग्रो करवाने के लिए आप लोगों ने दूसरों तक भी पहुंचाना है, उनका भी फायदा हो। इजी वर्ड्स में सबसे अच्छा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर दी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।